हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कपिल सर पे। स्टूडेंट्स, आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और हम इसमें यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने पहली स्लाइड पर। तो आज की हमारी पहली स्लाइड है राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वहीं पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जो राष्ट्रपति होता है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है, वह राज्य का प्रमुख होता है और जो सरकार का प्रमुख होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है हमारा प्रधानमंत्री। जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वह हमारी प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, जबकि जो औपचारिक शक्तियां होंगी वह हमारे राष्ट्रपति में निहित होती हैं। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री को दी गई हैं। तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है और भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन पूछे तो वो कौन होता है, हमारा राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। वहीं पर सभी राज्य की विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि राज्य की विधान परिषद के सदस्य और मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। आपको पता होगा कि हमने 70वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित कर लिया गया था। तो इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति होती है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 यह प्रावधान करता है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति होगी, एकल संक्रमणीय मत अनुपातिक पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से कराए जाते हैं, जबकि लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होता है कि जो कैंडिडेट खड़े होते हैं, मान लीजिए कि ABCD ये 4 कैंडिडेट खड़े हैं, तो हम चारों कैंडिडेट को वरीयता के क्रम में उन्हें अपना मत देंगे। यदि हमें कैंडिडेट A अच्छा लग रहा है तो उसे हम वरीयता A दे देंगे और B वाले को 2, और हमें लग रहा है कि C वाला अच्छा नहीं है तो उसे 4 दे देंगे और D वाले को 3 दे देंगे। तो इस प्रकार हमें उन्हें वरीयता के क्रम में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और हम सदस्यों को वरीयता देते हैं। यदि किसी सदस्य को सबसे कम मत प्राप्त होते हैं तो उसके मत वरीयता के क्रम में सभी सदस्यों में बांट दिए जाते हैं। जब तक यह प्रक्रिया जब तक चलती है जब तक कि बहुमत प्राप्त नहीं हो जाए। 50+1 यानी कि जब तक बहुमत प्राप्त नहीं होता है तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है। जिस सदस्य के मत सबसे कम होते हैं उसके मतों को अन्य सदस्यों के मतों में वरीयता के क्रम में बांट दिया जाता है। एक विधायक का मूल्य निकालना हो तो उसे कैसे निकालते हैं? राज्य की कुल जनसंख्या, हम मान ले किसी एक विधायक का मूल्य निकालना है तो जो राज्य की कुल जनसंख्या होती है उस जनसंख्या को हम राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग करने पर और उसमें हम 1/1000 की गुणा कर देंगे तो वहां से हमें एक विधायक का मूल्य निकल आएगा। वहीं पर एक संसद का मूल्य निकालना हो तो कैसे निकलता है? तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का कुल मूल्य है। जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, जो उनके निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनके मतों का कुल मूल्य और सदन के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से यदि हम भाग कर देंगे तो हमें एक विधायक का मूल्य निकल आएगा। तो राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती हैं? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति से संबंधित योग्यताओं के बारे में प्रावधान करता है। आपको यह पता होना चाहिए कि तो भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन उम्मीदवार योग्य है, इसके लिए कौन कौन सी शर्तें हैं।
तो वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होगा तभी वह राष्ट्रपति को चुनाव लड़ सकता है, और वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। आपको पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन राष्ट्रपति में नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। वहीं पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है, और हमें 15,000 रुपये भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करने पड़ते हैं, जमानत के रूप में जमा करने पड़ते हैं। यदि उम्मीदवार के मत 1/6 कुल मतों का 1/6 से कम है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, यानी कि उसके 15,000 रुपये उसको बाद में नहीं दिए जाएंगे। तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तो वह राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अपना नामांकन करा सकता है। तो राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जाता है, तो आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। राष्ट्रपति को हम महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 में किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 यह प्रावधान करता है कि भारत के राष्ट्रपति जो होगा उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। वह 5 वर्ष तक अपने कार्यकाल तक बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति चुनाव निर्वाचित होकर नहीं आ जाए। तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, तो वह कहाँ पर लिखा है? अनुच्छेद 56 में यह लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति को समय से पूर्व महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है। तो वह कहाँ पर लिखा है? अनुच्छेद 56 में यह लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो यह हमारा अनुच्छेद 56 में लिखा है। तो महाभियोग की प्रक्रिया हमारी अनुच्छेद 61 में इसका प्रावधान किया गया है। तो महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। यदि हम राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाना है तो उसे लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ कर सकते हैं। राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकते हैं, और सदन में प्रस्ताव लाने के लिए उस सदन में जिस सदन में प्रस्ताव ला रहे हैं उस सदन की कुल उपस्थित मतों का 1/4 से संकल्प पर हस्ताक्षर होने चाहिए, और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा कि राष्ट्रपति साहब हम आपको हटाना चाहते हैं। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए हमें उसे 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, और तब पश्चात महाभियोग का प्रस्ताव सदन के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, और उसे पारित होने के पश्चात इसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दूसरे सदन में भेजने के पश्चात इसे एक समिति गठित की जाएगी। समिति यह जांच करेगी कि राष्ट्रपति ने कोई संविधान का उल्लंघन किया है या फिर उसे ऐसे ही हटाया जा रहा है। यदि समिति ये जांच पाती है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, अतिक्रमण किया है, तो दूसरे सदन में प्रस्ताव पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन पहले अनुमति देनी चाहिए। सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव संकल्प पारित होना चाहिए, और दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दूसरे सदन में भेजने के पश्चात इसे 2/3 सदस्यों से पारित होना चाहिए, तब पश्चात राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। तो राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी हैं? भारत के राष्ट्रपति को हमने इतनी अपार शक्तियां दी हैं कि हमने किसी को इतनी शक्तियां नहीं दी है, लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग अपनी मन की इच्छा अनुसार नहीं कर सकता। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को 7 और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और जो मंत्रिपरिषद होगी उसका प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति की शक्तियों में कार्यपालिका शक्तियां, तो भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। जो भारत सरकार है, भारत सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। यह हमारा राष्ट्रपति की इसमें एक शक्ति है। तो वह प्रधानमंत्री तथा मंत्री की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति की यहाँ पर कार्यकारी शक्ति दे रखी है। वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, और महान्यायवादी राष्ट्रपति के परिषद पर्यंत 676 यह प्रावधान करता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और वह नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और क्या क्या करता है राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति क्या करता है कि जो प्रशासक होते हैं,
जो केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक होते हैं उनका नियंत्रण स्वयं सीधे संभालता है और वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। इसमें राष्ट्रपति की शक्ति है कि वह किसी भी क्षेत्र को चाहे तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो और पूरी मंत्रिपरिषद ने उस पर अनुमोदन नहीं किया हो। तो वह अनुसूचित जाति क्षेत्र अन्य पिछड़े वर्ग आयोगों की नियुक्ति करता है। वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री से कर सकता है। तो राष्ट्रपति को हमने इतनी सारी शक्तियां दे रखी हैं और राष्ट्रपति को कुछ हमने आपातकालीन शक्तियां भी दी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में जो राष्ट्रपति की जो पहली शक्ति है वह राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के प्रावधानों के तहत कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत का राष्ट्रपति 3 आधारों पर कर सकता है: सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी। जो पहले आंतरिक गड़बड़ी थी उसे सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जो भारत के जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के उपरांत संसद से 1 महीने में अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। यदि संसद 1 महीने में अनुमोदन देती है तो राष्ट्रीय आपातकाल को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यदि संसद अनुमोदन नहीं देती है तो राष्ट्रपति की घोषणा 1 माह के पश्चात प्रवर्तन में नहीं रहेगी। घोषणा 1 महीने के पश्चात स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हम राष्ट्रीय आपातकाल को 6 महीने के द्वारा संसद से हमें 6 महीने में अनुमोदन लेना पड़ेगा और उसे आगे भी 6 महीने करके आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसी प्रकार राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 तथा 365। तो भारत में राष्ट्रपति शासन कई बार लगाया गया है। पंजाब में तो लगातार राष्ट्रपति शासन लगाया ही जा रहा है। तो पहले भी लगाया गया था, अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में मांग उठी थी राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तो वहाँ पर लगाया नहीं गया है। लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 आधार हैं। राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को किसी एक भाग में लगा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 आधार होते हैं। पहला आधार है संविधान की असफलता। यदि किसी राज्य में संविधान असफल हो जाता है, वहां पर अनुच्छेद 365 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई राज्य संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का कोई राज्य पालन करने में असमर्थ है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति की उद्घोषणा के पश्चात 2 महीने तक प्रवर्तन में रहता है। यदि 2 महीने के पश्चात संसद ने उस पर अनुमोदन कर दिया है तो उसे अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार हम राष्ट्रपति शासन को 6 महीने करके 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रपति शासन को हम 6 महीने करके 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। वित्तीय आपातकाल, यदि राष्ट्रपति देश में वित्तीय साख से संबंधित संकट उत्पन्न होता है तो वहां पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें संसद का 2 महीने में अनुमोदन अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से यदि राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है तो घोषणा के पश्चात 2 महीने में संसद का अनुमोदन लेना पड़ेगा, फिर अगले 6 महीने में संसद का अनुमोदन लेके इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लगाया गया है, 62, 71 और 75। भारत में तीन बार अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है और वित्तीय आपातकाल अभी तक हमने एक भी बार नहीं लगाया गया है। तो यह बहुत अच्छी बात है कि वित्तीय आपातकाल हमारे देश में एक ही बार नहीं लगा है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। जब भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति संसद की सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति की संविधान में क्या स्थिति है उसके बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझने के लिए विशेष रूप से अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 के प्रावधानों का संदर्भ लिया गया है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है। तो अनुच्छेद 53 यह भी कहता है कि वह तीनों सेनाओं का, जल सेना, वायु सेना, थल सेना का सर्वोच्च कमांडर होगा।
तो वह राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 यह प्रावधान करता है कि संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह उस शक्ति का प्रयोग अपने द्वारा या अपने द्वारा नियुक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा उस शक्ति का प्रयोग करेगा। वहीं पर अनुच्छेद 74 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। और वहीं पर अनुच्छेद 75 यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।